हेलो फ्रेंड्स, स्वेल एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के हिंदी शिक्षण के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को जानेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से एग्जाम में हिंदी के अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हिंदी के अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं 6 और यहाँ से 6 नंबर आपके बनते हैं। ठीक है, तो दोस्तों पिछली वीडियो में हम लोगों ने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के हिंदी विषय के जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न थे उनको हम लोगों ने कवर किया था। तो दोस्तों 2 वीडियोस के बने थे, तो दोस्तों उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मौजूद है, आप लोग लिंक पर क्लिक करके उन वीडियो को दोस्तों देख लीजिए, जिससे आपके जो बहुविकल्पीय प्रश्न हिंदी में 5 नंबर के आते हैं तो 5 नंबर आपके पूरे अच्छे से तैयार हो जाएं। और दोस्तों यहाँ से आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से हिंदी के अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। प्रश्न आते हैं 6 और यहाँ से भी आपको इस वीडियो के माध्यम से 6 नंबर आपके किस तरीके से बनेंगे वो आपको बताते हैं। तो दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल स्वेल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और जानेंगे कि किस तरीके से हिंदी के अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर आता है कि स्वराघात किसे कहते हैं। तो जब कोई व्यक्ति बोलता है तो बोलते समय किसी शब्द के किसी अक्षर पर या किसी शब्द समूह के किसी शब्द के उच्चारण को जो विशेष बल प्रदान किया जाता है उसे ही स्वराघात कहते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि आर्य और उन्नति का विलोम। आर्य का जो विलोम हो जाएगा यानी अपोजिट वर्ड वो हो जाएगा अनार्य और उन्नति का अपोजिट वर्ड हो जाएगा अवनति। ठीक है, यानी विलोम हो जाएगा। देखिए 2023 में दोस्तों आए हुए क्वेश्चन ये है यहाँ से। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि हिंदी के अंतर्गत कितने विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो हिंदी में मुख्यतः 11 विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है कि संघर्षी किसे कहते हैं। संघर्षी शब्दों के उच्चारण में मुख द्वारा बहुत संकरा होता है और शी की आवाज आती है, जैसे गा, खा, ज, फ, स और हा, ये कैसे हैं संघर्षी होते हैं। ठीक है, अगला ऊष्म व्यंजनों की संख्या लिखिए। तो देखिए 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, तो ऊष्म व्यंजन होता क्या है। तो जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख से रगड़ खाती हुई धीरे धीरे बाहर निकलती है उन्हें ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहते हैं, जैसे सा, शा, सा और हा, ये क्या है, ये ऊष्म व्यंजन है यहाँ पे। ठीक है, और ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है, संख्या आपकी है 4। ठीक, या ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि विराम चिन्हों का आशय स्पष्ट कीजिए, यानी विराम चिन्ह किसको कहते हैं ये पूछा जा रहा है। ठीक है, भिन्न भिन्न प्रकार के भावों और विचारों को व्यक्त करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच में या अंत में किया जाता है उसे विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, यानी जहाँ पर जब कोई बात की जा रही है, जब बात पूरी हो जाती है या बात आधी होती है तो वहाँ पर विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि अर्वाचीन और उचित का क्रमशः विलोम लिखिए। ठीक है, यानी अर्वाचीन का विलोम पूछ रहा है और उचित का विलोम पूछ रहा है। तो अर्वाचीन का विलोम हो जाएगा प्राचीन और उचित का विलोम हो जाएगा अनुचित। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है, ग्रंथ के बीच आए हुए अंश जो प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो उसको कहते हैं सूक्ति, यानी ये वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है। ठीक है, और इसमें पूछा गया है आप ग्रंथ के बचे हुए अंश जो प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या बनेगा, ये बनेगा सूक्ति। जैसे कि एक एग्जाम्पल और देखिए, मैं जहाँ पढ़ने जाता हूँ। ठीक है, मैं जहाँ पढ़ने जाता हूँ, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या बनेगा, वो बनेगा विद्यालय। ध्यान रखिएगा। ठीक, जहाँ मैं खेलने जाता हूँ तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मैदान। ठीक, तो ये इस तरीके से हो जाएंगे प्रश्न। ठीक है, ये वाक्यांश के लिए होते हैं एक शब्द यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आता है अल्प विराम का प्रयोग कब किया जाता है। तो किसी वाक्य में अल्प विराम का प्रयोग देने हेतु अल्प विराम ये इसका चिन्ह है, इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे रोको मत जाने दो। ठीक है, रोको मत जाने दो, यहाँ पे तो देखिए रोको कामा लगा हुआ यहाँ पे है, मत जाने दो इसका मतलब आ रहा है रोको उसको मत जाने दो। ठीक, यहाँ है रोको मत जाने दो यानी इसको रोकिए मत, जाने दीजिए। तो कामा जो होता है यानी अल्प विराम जो होता है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है यहाँ पे। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है लेखन के प्रकार बताइए। तो लेखन के 3 प्रकार होते हैं, एक होता है सुलेखन, एक होता है अनुलेखन और एक होता है श्रुति लेखन। सुलेख वो होता है जो बढ़िया अच्छी हैंड राइटिंग में लिखा जाता है। ठीक है, अनुलेखन वो होता है जैसा लिखा होता है उसको वैसे लिखा जाता है अनुलेखन, और श्रुति लेखन वो होता है जो बिना देखे हुए लिखा जाता है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, लेखन शिक्षण से क्या अभिप्राय है, यानी लेखन शिक्षण से आप क्या समझते हैं। तो भाषा की ध्वनियों को जब प्रतीकों और संकेतों के माध्यम से लिपिबद्ध किया जाता है तो उसको लेखन कहते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, लेखन शिक्षण की विधियां। तो लेखन शिक्षण की जो प्रमुख विधियां हैं वो निम्नलिखित हैं। एक है चौकाटार विधि, दूसरी है माल्टेसरी विधि, तीसरी है पेस्टोलॉजी विधि। अगला क्वेश्चन आता है कि वाक्य किसे कहते हैं। तो मनुष्य के विचारों की पूर्णता लिखित अथवा मौखिक रूप से व्यक्त करने वाले समूह को वाक्य कहते हैं, यानी विचारों का जो माध्यम होगा, आदान प्रदान करने का जो माध्यम होगा लिखित या मौखिक में, वो होगा वाक्य। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि भाषा की 4 दस्ताएं बताएं। तो पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनना, ये भाषा की 4 दस्ताएं होती हैं, यानी कौशल होते हैं, स्किल होते हैं। अक्षर समूह का दूसरा नाम। तो अक्षर समूह का दूसरा नाम होता है वर्णमाला, यानी अल्फ़ाबेट होता है। ठीक, शा, सा और हा किस प्रकार के व्यंजन है। तो जिन वर्णों का उच्चारण में, ठीक है, हवा मुख से रगड़ खाती हुई धीरे धीरे बाहर निकलती है और उन्हें ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, भाषा शिक्षण के 4 प्रमुख कौशल कौन कौन से होते हैं। तो भाषा शिक्षण के 4 प्रमुख कौशल हो जाएंगे श्रवण, उच्चारण, वाचन और अभिव्यक्ति। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है, अनभिज्ञ और मुक्त का क्रमशः विलोम शब्द लिखिए। क्रमशः का मतलब होता है सबसे पहले आपको अनभिज्ञ का लिखना है, उसके बाद आपको मुक्त का विलोम शब्द लिखना है। तो अनभिज्ञ का हो जाएगा सुविज्ञ हो जाएगा और मुक्त का हो जाएगा बंधन। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि छ, तर और ज्ञ किस प्रकार के व्यंजन हैं। ये संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, एक संयुक्त व्यंजन और है, वो है श्रा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ओ और औ का उच्चारण स्थान लिखिए। तो ओ और औ का उच्चारण स्थान होता है कंठ और ओष्ठ होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, या, रा, ला और वा किस प्रकार के व्यंजन है। तो या, रा, ला और वा ये अंतास्थ व्यंजन होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि अनुस्वार किसे कहते हैं। तो अनुस्वार के उच्चारण में वायु नाक से निकलती है और उच्चारण झटके के साथ होता है, जैसे ठंडा, कंचन, जंगल इत्यादि। ठीक, तो ये क्या होते हैं, ये अनुस्वार होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है कि लिपि को परिभाषित कीजिए, यानी लिपि किसको कहते हैं। अगला, लिपि किसे कहा जाता है। ठीक, तो भाषा को लिखने की विधि को ही लिपि कहते हैं। ठीक है, यानी जो भाषा हम लिखते हैं वो क्या होती है, वो लिपि होती है। अथवा मुख से उच्चारित ध्वनियों को लिखने में जो ध्वनि चिन्ह विशिष्ट रूप से निर्धारित होती हैं उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं लिपि। ठीक, अगला, लेखन शिक्षण की 2 विशेषताएं बताइए, या लेखन शिक्षण की विशेषताएं। तो अक्षर, शब्द, वाक्यों को स्पष्ट स्वरूप प्रदान करना और व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से शुद्धता, ये लेखन शिक्षण के 2 विशेषताएं होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि एक सफल शिक्षक में कौन कौन से गुण होने चाहिए, या एक सफल शिक्षक के गुण कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो शिक्षक लेखन में निपुण हो, भाषा का उसको पूर्ण ज्ञान हो, प्रवाहमय वक्ता हो और शिक्षण का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि वाक्य को परिभाषित कीजिए। तो वाक्य में भावों को अभिव्यक्त करने की क्षमता होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि वाक्य के प्रकार बताइए। तो वाक्य के होते हैं 3 प्रकार, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। अगला क्वेश्चन आता है कि उपेक्षा और अपेक्षा शब्द का अर्थ बताइए। तो उपेक्षा का हो जाएगा अवहेलना और निराधार, अपेक्षा का हो जाएगा आवश्यकता। ठीक है, यानी अपेक्षा का अर्थ क्या हो जाएगा, अवहेलना हो जाएगा और निराधार हो जाएगा। अपेक्षा जो होगा इसका अर्थ हो जाएगा आवश्यकता। ठीक है, जिसके नीचे रेखाएं लगी हों वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो उसको कहते हैं रेखांकित। जैसे यहाँ पर रेखांकित हो गया तो इसके ये क्या हुआ, रेखांकित यहाँ पर है, तो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या बन जाएगा, रेखांकित हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि आकाश शब्द के 4 पर्यायवाची लिखिए। तो आकाश का पर्यायवाची हो जाता है नभ, अंबर, गगन और व्योम। देखिए 2019 में आए हुए क्वेश्चन दोस्तों हैं ये। ठीक है, तो एग्जाम के दृष्टिकोण से दोस्तों इसी तरीके से क्वेश्चन बन के आपके आते हैं। कहीं पर्यायवाची पूछ लेता है, कहीं विलोम शब्द पूछ लेता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछ लेता है, शुद्ध वर्तनी आपसे पूछ ली जाती है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा वर्णमाला से क्वेश्चन बन के चले आते हैं। तो देखिए कभी कभी कुछ क्वेश्चन बन के आते हैं कि हिंदी शिक्षण से बन के चले आते हैं, क्योंकि आप अध्यापक हैं वहाँ पे। ठीक, तो आपको सबका ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं। तो ये जो वर्ण हैं ये अनुनासिक स्वर के वर्ण होते हैं। ठीक, 2019 में देखिए आए हुए क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये भी 2019 में आया हुआ, क्या है क्वेश्चन कि संधि और संयोग शब्दों का विलोम लिखिए। तो संधि का हो जाएगा विग्रह, ये विलोम यहाँ पर हो जाएगा, संधि का विलोम क्या होगा, विग्रह, और संयोग का क्या हो जाएगा, वियोग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। तो देखिए आंसर क्या है कि ह्रस्व स्वर वे होते हैं जिन्हें बोलने में एक मात्रा का समय लगता है, जैसे छोटा, छोटी, छोटाऊ और ऋण, ये ह्रस्व स्वर हैं। ठीक, जैसे
इसका एग्जाम्पल और थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे हो गया सरल, ठीक, क्या हुआ सरल, तो कोई मात्रा नहीं लगी और कितना बहुत आसानी से हो गया, ठीक। सरला, सर ला, तो ला में क्या हुआ, बड़ा की मात्रा लग रही नहीं लग रही, तो इसमें टाइम लगा। सरल सरला, देखिए सरल सरला टाइम लगा, ला में डबल टाइम इसका लग रहा है, यानी बड़ा का मात्रा लग रही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर समय क्या लगेगा, दुगुना लगेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है सुधा और पंकज शब्द का अर्थ लिखिए, ठीक है। तो सुधा का अर्थ होता है अमृत, पंकज का अर्थ होता है कमल यहाँ पे, ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि कारक किसे कहते हैं, अपादान कारक का चिन्ह लिखिए। और कारक किसे कहते हैं, कर्ता कारक चिन्ह लिखिए। तो सबसे पहले आता है कारक किसे कहते हैं। तो व्याकरण में संज्ञा या सर्वनाम शब्द की वह अवस्था जिसके द्वारा वाक्य में उसका क्रिया के साथ संबंध प्रकट होता है उसे कारक कहते हैं, ठीक है। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है ने, और अपादान कारक का जो चिन्ह होगा वो हो जाएगा से है यहाँ पे, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि व्याकरण में संज्ञा या सर्वनाम की वह अवस्था जिसके द्वारा वाक्य में उसका क्रिया के साथ क्या संबंध प्रकट हो रहा है, ठीक है। देखिए क्रिया के साथ क्या संबंध प्रकट हो रहा है ये बताया जा रहा है, उसको कहेंगे कारक। और कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह हो जाएगा, विभक्ति मतलब विभक्ति चिन्ह हो जाता है लोप यहाँ पे, ठीक है। तो इसका विभक्ति चिन्ह हो जाएगा ने, और अपादान कारक का जो चिन्ह होगा वो हो जाएगा से यहाँ पे, ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है अभिव्यक्ति के साधनों के नाम लिखिए। तो अभिव्यक्ति के साधन हैं दो, एक होता है मौखिक और दूसरा होता है लिखित अभिव्यक्ति के साधन। यानी अभिव्यक्ति अपने विचारों को प्रदान करने का जो एक माध्यम होता है वो मौखिक और लिखित दो रूपों में होता है, ठीक है। यानी हम या तो लिख के अपने विचारों को प्रकट करते हैं या हम अपने विचारों को बोल कर, ठीक, यही चीज़ें आती हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि मांटेसरी विधि का उपयोग कब किया जाता है। तो मांटेसरी विधि का उपयोग लेखन विधि में ये किया जाएगा, ठीक। 2022 में दोस्तों आए हुए क्वेश्चन थे ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर फिर आता है कि ध्वनि क्या है, यानी आवाज़ क्या होती है। तो भाषा की सबसे छोटी और सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो इकाई होगी वो हो जाएगी ध्वनि यहाँ पे, ठीक। भाषा किसे कहते हैं, तो ध्वनि चिन्हों की समष्टि को भाषा कहा जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन आता है कि भाषा निर्माण का ढांचा किस पर निर्भर करता है। तो भाषा निर्माण का जो संपूर्ण ढांचा होगा ये ध्वनि संकेतों पर निर्भर करेगा। अगला क्वेश्चन आता है कि ध्वनि विज्ञान का संबंध किससे है। तो ध्वनि विज्ञान का जो संबंध होगा वो हो जाएगा श्रवण कौशल से। अगला क्वेश्चन आता है कि हिंदी भाषा में स्वर और व्यंजन कितने हैं। तो हिंदी भाषा में स्वर हैं 11 और व्यंजन हैं 33। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि स्वर किसे कहते हैं, ठीक। तो देखिए जिन वर्णों का उच्चारण बिना अवरोध के मुंह से निकलता है उनको कहते हैं स्वर। हिंदी में छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ ऋण ए आए ओ आओ कुल कितने स्वर होते हैं, कुल हो जाएंगे ये 11 स्वर, ठीक। अगला होता है दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। तो इन शब्दों का उच्चारण करने में हर्ष स्वरों की अपेक्षा बहुत अधिक समय है, ठीक, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ और आओ, ये हो जाते हैं दीर्घ स्वर, ठीक। अगला क्वेश्चन आता है स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं। जब मुख द्वार को बंद करके खोलते हैं जिससे हवा का उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती है, जैसे का खा गा घा टा ठा डा ढा ता था दा धा पा फा बा और भा, ये क्या होते हैं, ये स्पर्शी व्यंजन होते हैं, ठीक है। क्या है स्पर्शी व्यंजन, जब मुख द्वार को बंद करके खोलते हैं, का खा, देखिए खुल रहा मुंह बंद हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। यानी मुख द्वार को क्या करते हैं, बंद करके खोलते हैं, उसको का उच्चारण करिए, खा का उच्चारण करिए, गा का करिए, घा का करिए, ठीक है। तो उच्चारण करिए, और यहाँ पर जो उच्चारण वाला होगा तो सबसे बढ़िया होता है आप शब्दों जो वर्ण होते हैं इन वर्णों का उच्चारण कर लीजिए, सबसे बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि स्पर्शी और संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं। जब मुख द्वार को बंद करके इसे बोलते हैं तो हवा स्थानों को कुछ रगड़ती हुई चलती है, जैसे च छ ज झ, ठीक है। तो ये स्पर्श और संघर्षी व्यंजन हो जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि भाषा के कितने रूप हैं। एक होता है लिखित और दूसरा होता है मौखिक, ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि अग्नि, अमृत और गणेश के दो दो समानार्थक शब्द लिखिए, ठीक है। समानार्थक और पर्यायवाची एक ही जैसे होते हैं। तो अग्नि का समानार्थक हो जाएगा अनल और पावक, अमृत का हो जाएगा पीयूष और सुधा, गणेश का हो जाएगा लंबोदर और गणपति, ठीक। तो ये समानार्थक शब्द हो गए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है शब्द और पद से आप क्या समझते हैं। तो वर्णों के सार्थक मेल को शब्द और कविता की कुछ पंक्तियों के मेल को पद कहते हैं, ठीक है। देखिए समझिए, वर्णों के सार्थक जो मेल होगा उसको कहेंगे शब्द, और कविता की कुछ पंक्तियों को कहते हैं पद कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि अंश और अंश में अंतर लिखिए, अथवा अंश और अंश
शब्द का अर्थ बताइए। तो अंश का अर्थ होता है कंधा और अंश का अर्थ होगा भाग। यहाँ पे ध्यान रखिएगा अंश और अंश में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो अंश का एक अंश का अंश हो जाएगा कंधा, दूसरा अंश, ठीक, उसका अर्थ हो जाएगा भाग। अग और उन्मुख शब्द का क्रमशः विलोम लिखिए। तो अग का विलोम हो जाएगा विग, उन्मुख का हो जाएगा विमुख। अगला क्वेश्चन आता है कि भृंग और विटप शब्द के क्रमशः दो दो पर्यायवाची लिखिए। तो भृंग का हो जाएगा मधुकर और भंवरा, विटप का हो जाता है तरु और पादप, ठीक। अगला क्वेश्चन आता है कि श्रुतुलेख का क्या उद्देश्य है, अथवा कि श्रुतुलेख का अर्थ और महत्व बताइए। श्रुतुलेख को अंग्रेजी में डिक्टेशन कहते हैं। अध्यापक बच्चों को कक्षा 5 में ही सुलेख या श्रुतुलेख की शिक्षा देना शुरू कर देते हैं तो अच्छा होगा। लेकिन दोस्तों होता क्या है, फर्स्ट और सेकंड क्लास से ही बच्चों को श्रुतुलेख डिक्टेशन बोला जाता है, ठीक है। तो श्रुतुलेख सुनकर लिखा जाता है, ठीक, शिक्षक बोलता जाता है और छात्र उसे लिखते जाते हैं। श्रुतलेखन का उद्देश्य शब्द और वाक्यों को दुरुस्त करना यानी सही करना और लिखने में तीव्रता का विकास करना होता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा सुलेख अलग है। सुलेख होता है जिस तरीके से किताब में लिखा होता है, आप सेम उसको अपनी कॉपी में लिखेंगे, ये सुलेख हो जाएगा। श्रुतुलेख ये हो जाएगा जब आप कक्षा में बच्चों के सामने कुछ बोलते हैं और बच्चा क्या होता है उनको बिना देखे लिखता है, तो उसको अंग्रेजी में कहते हैं डिक्टेशन और हिंदी में कहते हैं श्रुतुलेख यानी सुन के लिखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि छ वर्ण किसके योग से बना है। तो ये जो छ वर्ण है ये बना है का और शा के योग से। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि व्यंजन किसे कहते हैं, या फिर व्यंजन का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए, यानी व्यंजन किसको कहते हैं ये पूछा जा रहा है। तो इसका उत्तर है कि जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु को मार्ग में विभिन्न मार्गों से टकराने के कारण अवरोधकता आती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। ये स्वर की मदद से उच्चारित होते हैं, ठीक है। तो एक स्वर होता है, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है व्यंजन, ठीक है। और जो व्यंजन होता है ये स्वरों की सहायता से बोला जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि हिंदी भाषा के कौशलों के नाम, यानी हिंदी भाषा के कौन से कौशल होते हैं ये आपसे पूछा जा रहा है, स्किल पूछा जा रहा है। तो हिंदी भाषा के कौशल होते हैं सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, ठीक है। अनुनासिक किसे कहते हैं कि जब मुख द्वार बंद करके खोला जाता है किंतु साथ ही नासिका विवर भी खुलता है, जैसे ये शब्द यहाँ पर है, ठीक। तो यहाँ पर जो ये वर्ण होते हैं का वर्ग, ठीक है, चा वर्ग, टा वर्ग, ठीक है, और उसके बाद ता वर्ग, तो इनके जो क्या होता है यहाँ पे देखिए समझिए, यहाँ से यहाँ का जो अंतिम आखिरी जो पांचवा अक्षर होता है यहाँ पे, ठीक, ये क्या होता है, ये अनुनासिक होता है। यहाँ पे जैसे डा हो गया, इंगा हो गया, अणा हो गया, ना हो गया और माँ, ये क्या है, ये जो अक्षर होते हैं ये होते हैं अनुनासिक, ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि प्राश्विक किसे कहते हैं, या प्राश्विक वर्ण का उदाहरण पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो इसमें मुख द्वार मध्य में बंद हो जाता है और हवा दोनों ओर से निकल जाती है, जैसे ला, ठीक। तो अगला आता है कि लुंठित और लोथित किसे कहते हैं। तो इसमें मुख द्वार जीभ की नोक से शीर्घ ही बंद हो जाता है और 2-3 बार खुलता है, जैसे रा। तो देखिए रा, जुबान कांप रही नहीं कांप रही है यहाँ पे। अगला अर्धस्वर किसे कहते हैं। तो इनको बोलने से मुख द्वार बहुत संकरा हो जाता है और हवा स्वर के समान मध्य से निकल जाती है, जैसे या और वा। अगला क्वेश्चन आता है अक्षर समूह का दूसरा नाम। तो अक्षर समूह का दूसरा नाम हो जाएगा वर्णमाला। अगला क्वेश्चन आता है कि देवनागरी लिपि की क्या विशेषता है। तो देवनागरी लिपि सुंदर और स्पष्ट है, हमारा मूल साहित्य इसी लिपि में संरक्षित है, ये देवनागरी लिपि की विशेषता हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आता है कि भावों और विचारों के आदान प्रदान करने का कौन सा माध्यम है। तो भावों और विचारों को आदान प्रदान करने का जो माध्यम हो जाएगा वो हो जाएगा भाषा। अगला मनोभावों को बोलकर प्रकट करने का कौन सा माध्यम है। तो मनोभावों को बोलकर व्यक्त करने का जो माध्यम हो जाएगा वो हो जाएगा मौखिक भाषा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है पढ़कर व लिखकर विचारों को आदान प्रदान करना किसके द्वारा होता है। तो पढ़कर व लिखकर विचारों का आदान प्रदान लिखित भाषा के द्वारा होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं, ठीक। तो अनेकार्थी का मतलब ही आ रहा है कि भाषा के अंतर्गत अनेक शब्द ऐसे होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, ये शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे कल शब्द का अर्थ है पिछला दिन, अगला दिन, शोर, मशीन, सुंदर, ये क्या है, ये अनेकार्थी शब्द। किसके अनेकार्थी शब्द हैं, ये कल के अनेकार्थी शब्द होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि पर्यायवाची या समानार्थी शब्द किसे कहते हैं। अथवा
समानार्थी शब्द किसे कहते हैं? तो एक सा अर्थ व्यक्त करने वाले अनेक शब्दों को समानार्थी अथवा पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे जल को क्या कहते हैं? नीर भी कहते हैं, वारी भी कहते हैं, पानी भी कहते हैं, ठीक है, इत्यादि नामों से इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, कृष्ण का पर्यायवाची क्या है? तो कृष्ण का पर्यायवाची जनार्दन, या जो आपको पता हो आप उसको लिख दीजिए। विलोम शब्द किसे कहते हैं? तो विपरीत अर्थ देने वाले जो शब्द होते हैं उनको कहते हैं विलोम शब्द। अगला, यश अथवा भास्कर के पर्यायवाची बताइए। तो यश का पर्यायवाची हो जाएगा कीर्ति, और भास्कर का पर्यायवाची हो जाएगा सूरज, ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि तुकांत शब्द क्या है? ठीक है, तो तुकांत शब्द देखते हैं यहाँ से कि तुकांत शब्दों में उच्चारण की दृष्टि से समस्त पदों में अक्षरों और स्वरों की किसी भी प्रकार की एकरूपता होती है। जैसे रुष्ट, पुष्ट और दुष्ट, झोंक, पोंक और टोंक, अंडा, बंडा, संडा, डंडा, कंडा, मंडा। तो ये क्या होता है? तुकांत शब्द होते हैं, ठीक है। जैसे आता और जाता हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग क्या है? तो भाषा को स्पष्ट, संक्षिप्त और सुंदर बनाने हेतु वाक्य को एक ही शब्द में व्यक्त करने वाले शब्दों को एक शब्द कहा जाता है। जैसे जिसने विवाह ना किया हो तो उसको कहते हैं अविवाहित, समझिए। जिसकी कोई उपमा ना हो उसको कहते हैं अनुपम, ठीक है। तो ये इसको वाक्यांश के लिए एक शब्द भी कहते हैं, या अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के हिंदी शिक्षण के जितने भी अति लघुत्तरीय प्रश्न थे उनको हम लोगों ने कवर कर लिया। दोस्तों ये सारे के सारे जो प्रश्न थे वो राजन सीरीज के प्रश्न थे, ठीक है। दोस्तों इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के बाल विकास और सीखने की प्रक्रिया, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत और सामाजिक अध्ययन के जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न और अति लघुत्तरीय प्रश्न थे उनको हम लोगों ने कवर कर लिया था। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों उन वीडियो को आप लोगों ने देख लिया होगा। दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मौजूद है, आप लोग लिंक पर क्लिक करके उन वीडियो को देख लीजिए।